हेलो एवरीवन। तो आज 6 जनवरी है और सुबह के लगभग 6 बजे हैं और हमारी कवरेज शुरू हो गई है। अब हम जा रहे हैं पर्पल फेस्ट का एक बहुत ही फैसिनेटिंग इवेंट है। कह सकते हैं हम, ये बर्ड वॉकिंग है, यानी एक झील में जा रहे हैं हम, करमली झील में। वहाँ पर पंछियों की आवाज़ होगी और झील है तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा। वहाँ हम बात करेंगे लोगों से। और ये एक एक्चुअली एक्टिविटीज़ है, आप अगर गोवा में आए हो तो यू कैन गेट रिफ्रेश्ड, आप इंजॉय कर सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत मौसम है इस समय। अगर नॉर्थ इंडिया बात करो तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन लवली वेदर है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। और वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के आप लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक वॉलंटियर हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शेरोन मेंडोंसा। आई एम अ स्पेशल एजुकेटर इन गोवा। संजय स्कूल में? नहीं, सेंट जेवियर्स एकेडमी इन कैसा लग ओल्ड रहा है गोवा। आपको यहाँ पे? आई फील वेरी नाइस लुक वाचिंग द डिफरेंट बर्ड्स हियर। इस तरह के इवेंट कितने इम्पोर्टेंट हैं देखते हैं? Very important to know the nature and the environment around you. It's so beautiful morning coming here and enjoying the sight of the bird as well as listening to the different sound. It's really beautiful. Because of you all, we got the opportunity this. वॉलंटियरिंग करके मजा आ रहा है आपको? Of course, yes. We enjoy with you all. चलिए, थैंक यू सो मच। So nice to be with you all. आपका नाम? I'm Lavina Raposo. I'm from Karamboline. I'm a special educator from St. James Academy. It's really nice to be with you all. A very good experience. तो आप तो लोकल हैं, आप तो आते जाते रहती होंगी यहाँ पे? इधर नहीं आया, लेकिन इधर की हूँ, लेकिन अंदर नहीं आए। मैं वॉक कर जाती हूँ लेक साइड से, उधर लेक साइड से टिल करमली स्टेशन। वॉलंटियरिंग करके मजा आ रहा है आपको? बहुत 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 बढ़िया। पहले बार ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला और मुझे बहुत खुश हुआ। इट्स अ वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। चलिए, तो मैं स्टार्टिंग अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले है लेसर विस्लिंग डक। ये एक बतख है, लेसर विस्लिंग डक। अभी इसका मैं साइज रेफरेंस अगर दूंगा तो हर किसी को पता होगा कि आपका जो हैंड है, आपका हैंड का रेफरेंस ले लीजिए। ये लेसर विस्लिंग डक जो है, अगर आपका इंडेक्स फिंगर आप लेंगे, राइट, इंडेक्स फिंगर लेंगे, इंडेक्स फिंगर से आपका एल्बो, ये है एक लेसर विस्लिंग डक का साइज। आपका इंडेक्स फिंगर का जो टिप है, वहां से लेके एल्बो आप अगर फील करेंगे, इतना बड़ा होता है लेसर विस्लिंग डक। सर, ये इसका हाइट है या इसका ये कद है, हाइट है। जैसे हमारा हाइट है वैसे ही हर चिड़िया का भी हाइट रहता है जी। बीक टू टेल का साइज? हाँ, बीक टू टेल ही है। अब बीक बोलेंगे तो वो उसका सर ही हो गया, चोंच, और उसका जो पूंछ है वो एकदम पीछे है। पर आपको ये भी समझना है कि हर चिड़िया में पूंछ नहीं रहता है। जैसे हर इंसान का मतलब सर में बाल नहीं होता, किसी के बाल झड़ जाते हैं, किसी के बाल रहते हैं, कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई गोरे, डिफरेंट फीचर है। वैसे बर्ड्स के भी ऐसे है। तो इसका साइज जो उसका बीक है या फिर सर है, वहां से लेके उसका पूंछ या फिर पैर तक जो साइज है, वो आपके इंडेक्स फिंगर से लेके एल्बो तक का साइज है। और नेक्स्ट चीज है कि इसका जो डाइट है, ये क्या खाता है। तो हमको ये भी पता, मतलब सोचना है कि जैसे हमारे में वेजिटेरियन कुछ लोग होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ जो जैन लोग होते हैं वो एकदम वेजिटेरियन होते हैं, वो बहुत कुछ नहीं खाते, और एक और भी अभी शुरू हो गया जिसको वीगन बोलते हैं। तो वैसे भी बर्ड्स में बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के डाइट होते हैं। तो उसमें देखेंगे तो जो हमारा लेसर विस्लिंग डक है, ये इन जनरल एक वेजिटेरियन है, घास फूस ही खाता है। और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स, ऐसे प्लांट्स हैं जो आलू के जैसे होते हैं, जो पानी में उगते हैं। तो ऊपर उसके पत्ते रहते हैं और नीचे उसके आलू जैसे मतलब स्ट्रक्चर होता है। तो ये लेसर विस्लिंग डक जो बतख है, ये सब वेजिटेरियन चीज खाता है। पर जब उसके साथ उसके बच्चे रहते हैं तब ये नॉन वेजिटेरियन बन जाता है। अभी तब ये जब बच्चे होते हैं तब नॉन वेजिटेरियन बन जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, उसका डाइट क्यों चेंज होता है? एग्जैक्टली आपने एकदम सही कहा है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे को बहुत प्रोटीन लगता है। प्रोटीन जब तक नहीं होगा तब तक मसल फॉर्म नहीं होगा, तंदुरुस्त बनेगा ही नहीं। तो जब वो बच्चे रहते हैं अडल्ट के साथ, तब अडल्ट नॉन वेजिटेरियन बनता है, पर खुद नहीं खाएगा,
खुद नहीं खाता है, हाँ बच्चों को खिलाएगा। तो जो भी छोटे छोटे फिश हैं या फिर जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, इसको पकड़ता है, पकड़ के इसको अच्छी तरह से अपने बीक में चबा लेता है, चबा कर उसको सॉफ्ट कर लेता है। जैसे बच्चों को हम सेरेलैक या फिर इवन चावल को उबाल के उसको मैश करके फिर बच्चों को खिलाते हैं। तो ये भी चिड़िया देखिए कितना पेरेंटल केयर है इसमें, ऐसे करके उसको मैश करके फिर बच्चों को खिलाता है। तो अभी मैं अपने दोस्त को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका आवाज, इसका रंग क्या होता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले कॉल आप सुन लीजिए। कॉल सुनेंगे, ये सुन के आप सोचिए वेदर आपने ये कॉल सुना या नहीं सुना। ये तो सुनते ही नहीं है यार, क्या बोल रहे हैं। हाँ बातें मत करो ना। ये आपने सुना ना, एग्जैक्टली आपके राइट साइड से आ रहा था। आपके राइट साइड में एक लेसर विस्लिंग डक का बहुत बड़ा ग्रुप है, और चिड़िया के ग्रुप को फ्लॉक बोला जाता है, तो काफी बड़ा फ्लॉक है वहाँ पे। सबसे ज्यादा FLOCK फ्लॉक, या तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉक है, करीब करीब एक 100 लेसर विस्लिंग डक्स आपके राइट हैंड साइड के एक्सट्रीम में एक 50-60 मीटर के ऊपर एक फ्लॉक है, अराउंड 100 लेसर विस्लिंग डक्स है। और मैं अगर इसका कलर आपको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो इसका कलर ब्राउन है, यूनिफॉर्मली ब्राउन है, सर से लेके उसको मतलब पूंछ तक वो यूनिफॉर्मली ब्राउन है। इसके जो पाँव हैं काफी छोटे छोटे हैं। इसका पाँव आपका इंडेक्स फिंगर जो है उस साइज का है और ब्लैक कलर का है। और ये एक डक है। सो डक तैरता है पानी में। तो ये डक पानी में तैरता है, तो तैरने के लिए इसका पाँव स्पेशली अडेप्टेड है। तो इसका पाँव हमारे हाथ के जैसा है, वेब्ड बोलते हैं उसको, हमारे हाथ के ही जैसा है एग्जैक्टली। तो वो पानी को अपने पाँव से ऐसे करके धकेलता है। दैट इज हाउ इट ग्लाइड्स ऑन टॉप ऑफ द वाटर। क्योंकि उसको जैसे आप नाव जब चलाते हैं, नाव में ओर रहता है, एक स्पून के जैसा रहता है उसका शेप। तो ये बतख का पाँव भी एक स्पून जैसा रहता है, फ्लैट स्पून, एकदम पूरा फ्लैट रहेगा, फ्लैट स्पून। तो इस अपने पाँव को आगे पीछे करता रहेगा। जैसे आगे पीछे करेगा वो अपने को आगे की तरफ पुश करेगा और पानी के ऊपर से वो तैरता हुआ जाएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट बर्ड था, ये लेसर विस्लिंग डक हो गया। हाँ ये विजिल करता है। तो आपने अगर फिर से मैं एक और बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉल प्ले करें, आप सुनेंगे तो ये एक इंसान के विजिल के जैसे ही आवाज है, एकदम विस्लिंग। तो ये फ्लाई नहीं कर पाता होगा ना ज्यादा? क्यों? ये डेफिनेटली फ्लाई कर पाते हैं बहुत अच्छी तरह से। ऑल डक्स फ्लाई वेरी वेल। बहुत सारे ऐसे डक्स हैं जो माइग्रेटरी डक्स हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 6,000-7,000 किलोमीटर से लेके 18,000 किलोमीटर दूरी से उड़ के आते हैं। और उसमें से जैसे सर ने बोला एक ऐसा डक है, डक में भी बहुत सारे टाइप्स के, इसको बोलते हैं बार हेडेड गीज। ये बार हेडेड गीज एक टाइप का बतख है जो साइबेरिया से उड़ के इंडिया तक आता है, एंड इट हैज द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट फ्लाइट। बार हेडेड गीज, उसका जो सर है उसमें बार का जो शेप है वैसे उसका कलर रहता है जी। ये एक दिन का तो मुझे याद नहीं है या फिर मैं बता नहीं पाऊंगा, पर ये नॉन स्टॉप 5 दिन में कहीं एनीवेयर बिटवीन 8,000 to 12,000 किलोमीटर का दूरी खत्म करता है। नॉन स्टॉप नहीं, बीच में रुकता है। सर पंछी हमेशा ग्रुप में उड़ते हैं जी। तो क्या है कि वो जब अपने विंग्स जब फैलाते हैं ना जी, तो विंग्स में जो एयर प्रेशर है जी जी बिल्कुल, वो क्रिएटेड रहता है उनमें। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि उनकी जो उड़ने की जो शक्ति है वो कांस्टेंट रहती है। जी जी बिल्कुल, एकदम। ये एकदम इंडियन है, देसी चिड़िया है। ये कहीं से नहीं आता है, ये यहीं पे रहता है। और ये ना सिर्फ गोवा में पर इंडिया, भारत के हर जगह में, हर कोने में जहाँ भी पानी होगा वहाँ पे आपको इसका आवाज सुनाई देगा। तो ये एक रेसिडेंट बर्ड है। ये हो गया आपका लेसर विस्लिंग डक। ओके। अभी नेक्स्ट हम एक चिड़िया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके सामने अगर आप अंदाज लगाएंगे तो एक बस 20 मीटर या 30 मीटर की ही दूरी पे है। इसका नाम है ग्रे हेडेड स्वाम्प हेन। आसान नाम बता रहा हूँ, पर्पल स्वाम्प हेन।
और स्वैम्प हेन, स्वैम्प मतलब वेटलैंड, स्वैम्प इज नथिंग बट अ वेटलैंड। सो ये और हेन मतलब मुर्गी, और पर्पल कलर हो गया। सो मैं अगर आपको ट्रांसलेट करूँ, ये पर्पल रंग का मुर्गी है जो पानी के आजू बाजू रहता है। पर्पल स्वैम्प हेन, पर्पल कलर का मुर्गी जो पानी के आजू बाजू। और ये पर्पल स्वैम्प हेन तो चिकन, अब यहाँ पे जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, चिकन अगर खाया होगा तो ये बहुत रेगुलरली मतलब तो बहुत लोग मतलब इसको ग्रो करते हैं। हम लोग अपने फार्म में या कहीं पे मुर्गी को ग्रो करते हैं, पर बहुत लोग ये जो पर्पल स्वैम्प हेन है इसको इलीगली हंट करके इसके मांस को खाते हैं। ये गोवा में तो नहीं होता है ज्यादा, पर इंडिया में बहुत जगह पे पर्पल स्वैम्प हेन को मार के खाया जाता है। पर ये चिकन से ज्यादा महंगा है, फिर भी इसको मार के खाया जाता है क्योंकि जो हंटर है, हंटर को हंटिंग करके थ्रिल मिलता है, मजा आता है। सर वैसे पर्पल स्वैम्प हेन जो है इसका हिंदी या मराठी में क्या नाम है? हाँ, इसका मराठी नाम तो मुझे आइडिया नहीं है। हर एक भाषा में आपका नाम सेम है तो वो भी सेम है। मैं आपको फिलहाल नहीं बता पाऊंगा, ये चातक नहीं है। चातक तो बोल रहे हैं ना पान कोंबड़ी के। ये पान कोंबडी नाही रे, नाही ती पाण्याच्या बाहेर राहते, कोंबडी इज डिफरेंट। पाण्याच्या आजूबाजूला राहते। हर एक भाषा में आपका नाम सेम है, फिर उनका भी नाम सेम रहेगा ना यार। हाँ मैं बता रहा हूँ। ओके सो ओके लेट मी हैव एवरीवन्स अटेंशन। सो हाँ कड़क या सो लेट मी हैव एवरीवन्स अटेंशन। तो ये हो गया आपका पर्पल स्वैम्प हेन। अभी पर्पल स्वैम्प हेन का पहले आपको कॉल सुना देते हैं। कॉल सुना के आप पहले समझ लीजिए कि आपने ये सुना है या नहीं, फिर इसका एडिशनल डिटेल हम आपको बताएंगे। आपके सामने से अभी भी उसका सामने से आ रहा है उसका। हाँ मैं बताऊंगा आपको, एक एक करके बताएंगे आपको। अच्छा लग रहा है कि आप इतने क्यूरियस हैं, हमें भी मजा आ रहा है आपके साथ बात करने के लिए, आप बहुत क्यूरियसली हमसे पूछ रहे हैं। तो ग्रे हेडेड स्वैम्प हेन है, आपने इसका आवाज सुना। ऑब्वियसली इसका कलर मैंने आपको बता दिया कि ये पर्पल कलर है, पर्पल कलर का। इसकी साइज की बात अगर करेंगे तो आप अपने पैर का अंदाज लगा लीजिए। तो आपका जो फीट है वहां से आप लेके आपके घुटनों तक, नहीं पूछा था आनंद जैसा आवाज आ रहा है। नहीं मोर का अलग होता है, ऐसा मोर का नहीं। मेरे को मोर लगा। राइट 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 यस उस तरफ से आया था, उस तरफ से। यस मोर का अलग आवाज है। मोर नहीं, स्पीकर है, हाँ स्पीकर लेफ्ट साइड से आ रहा था यार। ओके तो ये जो सर सबने सुना ना ये कॉल, यस। तो ये जो कॉल है इसका नाम है ब्राह्मणी काइट। ब्राह्मणी काइट, काइट काइट एक चिड़िया है जिसको हम इसमें गरुड़, गरुड़ पक्षी जो हमने सुना होगा, विष्णु का वाहन है गरुड़, तो इसको गरुड़ बोलते हैं कॉमनली, और इसका नाम है ब्राह्मणी काइट। ये एक नॉन वेजिटेरियन बर्ड है, कंप्लीटली कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन, एकदम वेजिटेरियन नहीं है। ब्राह्मणी काइट विष्णु जी का वाहन बोलते हैं। हाँ, गरुड़ है, नॉन वेजिटेरियन, पूरा नॉन वेजिटेरियन है। अभी अब मैं आपको ब्राह्मणी काइट का बात बताऊं तो सबने ईगल सुना होगा। तो ईगल और काइट काफी सिमिलर लुकिंग चीज है, पर इनमें बहुत फर्क है। अभी मैं आपको ब्राह्मणी काइट का थोड़ा सा साइज का अंदाज देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं एक और ईगल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये जो ब्राह्मणी काइट है इसका साइज रेफरेंस में आपको अगर बताऊं तो आपका जो इंडेक्स फिंगर है वहां से आप शुरू करेंगे, और आपका जो बाइसेप्स है एल्बो के नीचे तक हाफ, आपका इंडेक्स फिंगर से, सॉरी आपका इंडेक्स फिंगर से लेके आपका जो बाइसेप्स है यहाँ नहीं, बाइसेप्स आपके एल्बो के बाद, हाँ वो एग्जैक्टली शोल्डर से नीचे आप बोला है ना। हाँ तो आपका जो आर्म्स है, सो आपका जो इंडेक्स फिंगर है वहां से लेके आपका आर्म तक जितना लेंथ है उतने लेंथ का होता है ये ब्राह्मणी काइट। और इसका जो विंग स्पैन, इसका जो पंख का जो साइज है, फैलाव है, ये अगर आप अपने खुद का हाथ साइड बाय साइड ऐसे रखेंगे
तो उतने साइज का है उसका। जी जी, फैला के आपके हाथ को अगर आप स्प्रेड करेंगे तो आपके हाथ का स्प्रेड जितना है उतना स्प्रेड का है ब्राह्मणी काइट। काफी बड़ा है। और इसके बाद मैं आपको ईगल के भी बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जब आप वो सुनेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। तो पर उसके पहले मैं आपको ब्राह्मणी काइट का और इंफॉर्मेशन दे दूं कि उसका जो चोंच है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे पास थोड़े कटआउट्स हैं। कुछ है आपके पास? जी, मेरे पास कटआउट है चोंच। जी जी, समुद्र के किनारे या अंदर ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ हाँ, मैं वो उस पे आ रहा हूँ। तो मैं एक चोंच का जो कटआउट है वो मेरे मित्र है, वो आके आपको देंगे तो आप फील करके देख सकते हैं कि उसका चोंच कैसा है। तो इसका चोंच एक हुक के जैसा है, आगे से एकदम नोकीला सा होता है। वो नोकीला इसीलिए होता है क्योंकि जब भी मांस खाना है तो उसको वो फाड़ सके, इसीलिए उसका चोंच नोकीला है। और जैसे सर ने यहाँ पे बताया मुझको कि जो ब्राह्मणी काइट है ये वाटर डिपेंडेंट स्पीशीज है या वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीशीज है। मैंने समुद्र में बहुत देखे वैसे। जी जी, जहाँ पे भी जाके समुद्र से फिश उठा के खाते हैं। जी जी, एकदम एकदम। सर फिर जो समुद्र में हम लोग बोट में जाते हैं, हाँ हाँ, बताइए, आप बताइए। मुझे ये पूछना है कि जैसे कि हम लोग ट्रैवल करते हैं कभी मुंबई टू अलीबाग जी जी, समुद्र से, तो बोट के पीछे कुछ पंछी आते हैं क्वैक 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 करते, तो वो होता है क्या वो? नहीं, वो अलग है। वो एक्चुअली सीगल्स होते हैं, वो अलग है। वो सिर्फ समुद्र में होते हैं। पर ये जो ब्राह्मणी काइट है ये हर जगह है। तो मैं अभी क्या करूँगा कि आपको एक और चिड़िया का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। उसके बाद मैं ये जो बीक है उसका कटआउट में आपको पास आउट करूंगा एक वॉलंटियर के थ्रू, तो आप उसको फील करके देख सकते हैं। अगला एक मैं बताऊंगा, मैंने आपको ईगल बोला, तो एक बहुत स्पेशल टाइप का ईगल है जो भारत में और फिर दक्षिणी चीन में और फिर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका नाम है व्हाइट बेलीड सी ईगल। बेली मतलब स्टमक हो गया। तो ये एक ईगल है जो समुद्र के किनारों में पाया जाता है। उसका पेट सफेद है तो इसीलिए इसका नाम व्हाइट बेलीड सी ईगल है। व्हाइट बेलीड सी ईगल इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ईगल है। और इसका अगर मैं विंग्स का स्प्रेड बताऊं तो अगर आप लेटेंगे और आपके ही कद के इंसान को अगर मैं 3 बार रिपीट करूं, इसका विंग स्पैन इतना बड़ा है, 18 फीट, 18 फीट है इसका विंग स्पैन। यस, और इसका विंग का जो मोटाई है आपके इंडेक्स फिंगर से लेके आपका शोल्डर तक का जितना है उतना मोटा है। और इसका अगर हाइट बताऊं तो आपका पाँव, आपका फीट है वहां से लेके ऑलमोस्ट आपके पेट तक का हाइट होगा इसका। सर ये हमको पंख से भी जोर से मार सकता है ना, अगर चाहे तो कर सकता है। पर हमारा नेचर इतना स्पेशल है कि ह्यूमन को छोड़ के कोई भी और चीज वायलेंट होता ही नहीं है जब तक आप उसको दिक्कत ना दे। हम इंसानों का क्या है, अच्छा लगे नहीं लगे किसी को भी जाके मार पीट देते हैं, वायलेंस कर देते हैं। पर कोई भी जानवर कभी भी वायलेंस नहीं करता है जब तक हम जाके उसको ना कुछ करें। क्या बात कर रहा है? तभी आते जब उसका डेंजर सेंस होता है। अच्छा, तो मैं अभी क्या करूंगा कि ये जो व्हाइट बेलीड ईगल है, थोड़ा आपका अगर मुझे अटेंशन मिल जाए। इसका वजन भी काफी ज्यादा, इसका वजन भी बहुत है। इसका वजन करीब 5 से 6 किलो के ऊपर है। इसका नाम क्या आपने? व्हाइट बेलीड सी ईगल। वजन कम है। सॉरी मैडम, क्या बोले? देखने के लिए अभी तो देखने के लिए यहाँ पे है नहीं, पर वो आ सकता है कभी कभी बीच में। तो अगर आएगा तो वो आवाज करेगा तो मैं उसको मैं आपको अटेंशन दूंगा। पर इसका कॉल आपको मैं एक बार सुना रहा हूँ, ये आप सुन लीजिए। ये आपने सुना नहीं होगा पर ये सुन लीजिए। ये ऐसा आवाज आया था लेकिन ये गाड़ी का लगता था। मैं सोचा था गाड़ी का आवाज है। हाँ, इसलिए गिना नहीं। जरा सुनने दो। दो का अलग अलग है क्या? दो है। एक मेल और एक फीमेल एक दूसरे के साथ ऐसे ही कुछ मान लीजिए। झगड़ा हो रहा है। खाना क्यों नहीं लाया? आपस में बात कर रहे हैं सर, प्रेम। हॉर्न लग रहा है।
सर ये व्हाइट बेली कितना होगा ना? ये देखो ये बेली एकदम। और सर ने भी आज व्हाइट टी शर्ट पहना तो यही व्हाइट बेली सीगल मान लीजिए। अच्छा, तो मैं ना एक वॉलंटियर के थ्रू आपके हाथ तक एक कटआउट पहुंचाऊंगा, आप इसको फील करके देखिए कि इसका बीक कैसा रहता है। सर वो कट पहले वाला भी नहीं दिखा। हाँ उसी का है, मतलब ईगल और काइट का बीक एक ही रहता है। तो पास हो रहा है एक एक करके। पास हो रहा है एक एक करके। ये चोच है। यस बताइए। यस प्लीज, आई कैन हियर यू प्लीज। 1 सेकेंड प्लीज, एक क्वेश्चन आ रहा है आपके एक पार्टिसिपेंट से, तो मैं जरा सुन लूं उनका बात। हाँ प्लीज टेल। ये सी ईगल है तो इसको आइडियल सॉल्टी वाटर चाहिए ना, तो यहाँ पर तो उसको सॉल्टी वाटर नहीं मिलता होगा ना? जी बहुत नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अब देखिए बहुत सारे चिड़िया के नाम ऐसे दिए गए हैं जहाँ पे उसको पहली बार देखा गया था जी। अब फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बेलिड सी ईगल, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले उसको देखा था और इसको मतलब डिस्कवर किया था, उसने उसको समुद्र के किनारे देख लिया तो सी ईगल हो गया। और जैसे हमारे मित्र ने यहाँ कहा है कि सी ईगल को सी चाहिए रहता होगा, इसका यही मतलब है कि वो कोस्टल हैबिटेट में मिलता है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये बताऊं कि ये जो हम खड़े हैं यहाँ से जो बीच एरिया है ये एज द क्रो फ्लाइज, मतलब अगर स्ट्रेट में डिस्टेंस अगर देखूंगा तो ये सिर्फ 2 ही किलोमीटर दूरी पे आपको समुंदर मिल जाएगा। तो समुंदर बहुत ही नजदीक है यहाँ से, और एक चिड़िया के लिए 2 किलोमीटर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो यहाँ से सीधा ऊपर अगर उड़ेगा ना, उसको यहाँ से समुंदर दिख जाएगा जी। सो द ओशन इज वेरी नियर। और बहुत सारे ऐसे चिड़िया है जो सॉल्ट वाटर डिपेंडेंट इसीलिए है क्योंकि वो फिश के लिए वहां पे जाता है, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। फिश, सी ईगल ये फिश खाता है, मच्छी खाता है, तो इसीलिए वो ओशन या सी पे डिपेंडेंट ज्यादा है। पर अगर यहाँ हमारा जो ये लेक है हमारे सामने है, अगर ऐसा भी लेक है और यहाँ पे अगर बहुत फिश है तो ये जो समुद्र से यहाँ पे भी आ जाते हैं। सारे चिड़िया, सारे जो एनिमल्स है बहुत प्यार से रहते हैं, हमारे जैसे नहीं है, तो बड़े प्यार से रहते हैं। खाना अगर ओशन में कम हो जाता है तो थोड़ा यहाँ पे भी आ जाते हैं खाने के लिए, तो कभी कभी यहाँ पे भी दिख जाते हैं। तो सर ये माइग्रेटेड है कि इंडियन? ये भी एकदम देसी चिड़िया है, यहीं पे मिलता है। हाँ बताइए मैडम। सर उनको अगर इंजरी वगैरह कुछ हो गया तो वो कैसे रिकवर करते? हाँ बहुत अच्छा। मैं तो दो प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर ने पूछा कि मैंने जिस हिसाब से उसका हाइट और विड्थ बताया उसका वजन ज्यादा होना चाहिए ना। अभी आप सोचिए कि अभी व्हाइट बेलीड सी ईगल, सर ने इनका उदाहरण दिया कि ये देखिए बेली है। अगर सर का हम वजन देखें, किसी भी इंसान का वजन देखें, एवरेज ह्यूमन का वजन 50 से 60 किलो रहता है। अभी सोचिए अगर मैं 50-60 किलो का इंसान हूँ और मुझको उड़ना है, इम्पॉसिबल है, प्लेन में जाना पड़ेगा। इसीलिए ये जो बड़ा चिड़िया है इसका अगर हाइट और वेट है ना, साइज के हिसाब से इसका अगर वजन होता है ना, ये कभी उड़ ही नहीं पाता। तो सब चिड़िया में एक मॉडिफिकेशन है जिसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं। मॉडिफिकेशन है ये है कि इसका जो हड्डी है ना, इसका हड्डी खोखला रहता है। हमारे हड्डियों में मैरो भरा रहता है, पर चिड़िया का जो हड्डी है वो खोखला रहता है। साइंटिफिकली इसको न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। पर ये याद रखिए कि चिड़िया का जो हड्डी है वो खोखला रहता है, तो इसके वजह से हाँ सिर्फ उसको बाहर का कवरिंग रहता है, अंदर उसको इट इज हॉलो। तो इसके वजह से ना बहुत सारा बैम्बू बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बैम्बू बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, थैंक यू फॉर दैट सर। तो बैम्बू बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ही चिड़िया अपना वेट कम कर देते हैं। अगर आप ह्यूमन बीइंग भी देखेंगे, हमारा होता है मसल वेट और बोन वेट, और बोन वेट मोस्टली बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि इतना सारा कैल्शियम है ना। एंड बोन इज नथिंग लाइक अ स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट ना। तो चिड़िया का क्या होता है कि वो हॉलो हो जाता है, तो इसके वजह से उसका वेट बहुत कम रहता है, इसीलिए वो बहुत अच्छे तरह से उड़ पाता है। इलास्टिसिटी भी मिल जाता है। और एक प्रश्न मैडम ने पूछा कि अगर इंजरी होता है तो क्या होता है। हमको ये सोचना है कि जो एनिमल्स है ना, उनका जो परसेप्शन है, दृष्टिकोण है, इट इज नॉट लाइक ह्यूमंस। हमको क्या है, हम अगर बीमार हो जाते हैं, हमको कोई चोट लग जाती है, तो हमारा टेक केयर करने वाला कोई इंसान रहता है,
हमको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, कुछ ट्रीटमेंट होता है। पर इन द वाइल्ड क्या होता है कि इफ यू आर इंजर्ड, यू आर आउट ऑफ द रेस ऑफ लाइफ, यू विल बी किल्ड। इट इज अ वर्ल्ड ऑफ ईट और बी ईटन, ईट और बी ईटन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये नेचर का नियम है। तो नेचर में अगर कोई भी एनिमल या बर्ड या जो भी हो इंजर हो जाता है तो उसका रिकवरी बहुत मुश्किल है। और ये नेचर का एक टेक्निक है पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने का। अभी ह्यूमन बीइंग्स को आप देख लीजिए, ह्यूमन बीइंग्स को अगर आप देख लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा पॉपुलेशन अभी बढ़ता ही जा रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि नेचर का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। पर जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, इसको नेचर खुद से कंट्रोल करता है और पॉपुलेशन को ये सामान बना के रखता है। सो नेचर नोज इट्स बैलेंस, पर हम ह्यूमन बीइंग्स ये बैलेंस को भूल चुके हैं। इसलिए उनमें डिसेबिलिटी भी ज्यादा तो नहीं दिखती है। नहीं दिखता है बिकॉज ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें डिसेबिलिटीज होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको कैटरैक्ट होता है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो मतलब बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनमें बोन डिफॉर्मिटी हो जाता है। नो विजन होता है, नो विजन का पता नहीं, पर कैटरैक्ट होता है ये पता है हमको। हाँ एग्जैक्टली, ये सर ने सही बात बोला है कि अब चिड़िया को क्या है क्या नहीं ये हमको कैसे पता चलेगा, वो तो हमसे बात करता नहीं है। पर कभी कभार साइंटिस्ट लोगों को पता चल जाता है कि चिड़िया को जब कैप्चर करते स्टडी करने के लिए नॉर्मल से कम है, पता चल जाता है। लेकिन कई बार वगैरह देखी गई है, तो उस हिसाब से फिर पंछियों में होता ही ऑफ कोर्स होता है, ऑफ कोर्स होता है। तो देयर इज नो, जो पंछी है आपने जो बोला ये व्हाइट बलेट सी ईगल, हाँ अंडे देता है या कैसा है? हाँ, so all birds lay eggs. All birds lay eggs. मैमल्स जो हम हैं, ह्यूमन इंसान मैमल के कैटेगरी में आता है। कुत्ते, बिल्ली, भैंस, बकरी, गाय, ये सब मैमल के कैटेगरी में आता है। कितना बड़ा होता है इसका? नहीं। सो जो मैमल है ये बच्चों को पैदा करता है, पर जो जितने भी चिड़िया ये अंडा देता है। ऑल बर्ड्स ले एग्स, ऑल बर्ड्स ले एग्स। कोई भी बर्ड ऐसा नहीं है जो लाइव बर्थ देता है? नहीं, कोई भी ऐसा चिड़िया नहीं है जो लाइव बर्थ देता है। ऑल बर्ड्स, अंडे का साइज वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। अगर आप व्हाइट बेलीड सी ईगल का अंडा का सोचेंगे तो आपका जो पाम है, आपके पाम के साइज का उसका अंडा रहता है। बड़ा है ऑफ कोर्स, बड़ा ऑमलेट बनेगा। अच्छा, तो बिकॉज हम ऑमलेट की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि भारत का सरकार है और इसके अंदर बहुत सारे नियम कानून हैं। तो इसके अंदर एक ऐसा कानून है जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA 1972, क्योंकि 1972 संरक्षण अधिनियम। एग्जैक्टली सर, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 साल में इसको मतलब स्टार्ट किया गया था और काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, रिसेंटली भी हुआ गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, वन रान खेते बोलते हैं हम लोग, या वन विभाग जो है बोलते हैं, वन विभाग बहुत सारे एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता है। और ये प्रोटेक्शन ऐसे दिया जाता है कि उसका जो थ्रेट लेवल है, उसको क्या थ्रेट्स है ह्यूमन बींग्स के और से, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग से ग्रुप बनाया गया है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको बोलते हैं शेड्यूल्स बोलते हैं। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, 5 शेड्यूल्स है। शेड्यूल 1 जो है, इसमें सबसे मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलता है बर्ड्स और एनिमल्स, बहुत सारे डिफरेंट मैमल्स को। ये जो व्हाइट बेलीड सी ईगल है ये भी शेड्यूल 1 में है। और शेड्यूल 1 के अंडर अगर कोई भी एनिमल्स जो आते हैं इसको अगर हानि पहुंचता है, इसके लिए जेल होता है, बहुत बड़ा फाइन देना पड़ता है, एंड इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यस, सो आप जो बता रहे थे बड़ा ऑमलेट बनता है, ये ख्याली पुलाव है, इसका एक्चुअली बिरयानी कभी नहीं बनेगा। Okay, do you want them to repeat the names once more? Yeah, we heard it. You guys heard it? Yeah. Okay. Volunteers, this is your team. Identify, mark their faces. Okay. Candidates, mark their voices. Okay. And then you guys would stay as a team together. Okay.
the bird watching team would come assist you guys as to how the session's going to work. Okay, but then you guys are going to stay as one group. Yeah. Understood? Yes. All right. So please follow my voice a little more. Come, follow my voice. Come closer. Come closer. Okay, I didn't introduce myself. I'm really sorry about that. My name is Christo. Yeah. Okay, I work along with Enable India from Bangalore. Oh, is it? Yeah, and we are helping the state commissioners. Yeah. Yeah, we are helping the state commissioner's office in organizing the Purple Fest. Okay. 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 So we will have good conversations in the following sessions as well at ESG probably. Okay, so yeah, just stay with yourselves. Volunteers, don't stand in a group. You guys are going to mingle with everyone here. Yes, sir. Yeah, solid. Cool. Yes. Thank you, guys. Thank you. Thank you, Christo. हाँ, मैं अपने को इंट्रोड्यूस करने ही वाला हूँ। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के माध्यम से आपसे बात करूँगा। मिला के बोलेंगे एकदम से। तो मेरा नाम डॉक्टर प्रणय है। मैं अरण्य एनवायरमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एरो बोलते हैं, मैं इस एनजीओ से हूँ। हमारा एनजीओ बेसिकली पर्यावरण रिलेटेड जो भी काम होता है गोवा में, इसके साथ काम करते हैं। प्राइमरीली वी वर्क ऑन एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक जितने भी वर्ग के लोग हैं, जितने भी डिफरेंट सोशल के लोग हैं, हम सब के साथ काम करते हैं। और हम ये मानते हैं कि जो नेचर है, मदर नेचर है, इसके प्रति जो प्यार होता है सबके मन में, ये सबको बराबर से मतलब एक्सपीरियंस करना चाहिए। वी बिलीव दैट नेचर एंड एनवायरनमेंट बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। So appreciation of nature and environment should be inclusive. हमारा ये एक बहुत बड़ा बिलीव है कि सबके लिए environment और nature के प्रति जो प्रेम है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म और एक माध्यम क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज हम यहाँ पे हैं। इस जगह का नाम है करम्बोलिम। हाँ, और ये तो लोकल नाम हो गया। अगर आप देखेंगे कि गोवा में हर जगह का दो प्रकार का नाम है। एक है जो गोवन नेम है, जिसको कोंकणी भाषा में बोलते हैं, और एक है जो पोर्चुगीज लोगों ने आके नाम दिया है। तो यहाँ का हिस्टोरिक नेम करमली है। उसे करमली बोलते हैं, र बोलते हैं, ल नहीं बोलते, करमली बोलते हैं। करमली, यस, करमली। कोई महाराष्ट्र से तो आप काफी करमली है। और द पोर्चुगीज और द इंग्लिश नेम ऑफ दिस इज करम्बोलिम जी। तो यहाँ पे अभी जहाँ पे है, आप जिस दिशा में फेस कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है। इट्स अ वेरी बिग लेक। और गोवा का अच्छा हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे जो जितने भी वाटर बॉडीज हैं, ये सारे वाटर बॉडीज मैन मेड हैं। आप जहाँ से भी इंडिया से आ रहे हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो तालाब है, झील है, नहर है, जो भी, ये बहुत सारी चीज नेचुरल है। पर गोवा में ऑलमोस्ट 95% ऑफ ऑल द वाटर बॉडीज, जितने भी पानी के सोर्सेस है, यहाँ पे मैन मेड है। और ये हिस्टोरिकली इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सुविधा करने के लिए ये टैंक्स बनाए गए हैं। और यहाँ पे काफी यूनिक स्ट्रक्चर है। आप जिस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यहाँ पे एक तालाब है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक 300 मीटर दूर पे एक रास्ता है बहुत बड़ा। इट्स कॉल्ड अ बंड इन इंग्लिश। तो बेसिकली एक रेस स्ट्रक्चर है मिट्टी का, जिसके ऊपर एक रोड है। रोड के उस तरफ फिर खेत है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकली ऐसा हुआ करता था कि बारिश का सीजन है, जो मॉनसून बोला जाता है, ये मई महीने से शुरू होता है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, और अभी तो क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने सुना ही है कि जब गर्मी का माहौल होना चाहिए तब ठंडी बढ़ जाती है, जब बारिश होना होता है तब गर्मी हो जाता है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी मॉनसून्स भी काफी शिफ्ट हो गए हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने में गोवा में 2000 mm से 4000 mm बारिश होता है। अगर मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 200 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा है, 400 सेंटीमीटर है। तो 4 मीटर, 2 मीटर से 4 मीटर का जो रेंज है, अगर ये अपने खुद के कद या खुद के हाइट से कंपेयर कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप अगर एक जगह पे खड़ा रहेंगे और अगर कंटिन्यूस बारिश होता रहेगा, तो हमारे से भी ज्यादा हाइट, यानी डबल हाइट तक का जो लेवल है वहां तक डूब जाएगा। इतना बारिश यहाँ पे होता है। तो हिस्टोरिकली क्या होता है कि पूरा जो कोंकण सेक्टर जब बोलते हैं हम,
मैंगलोर से शुरू होता है और महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी तक का जो एरिया है, कोंकण एरिया है, यहाँ पे इतना ही बारिश होता है। तो हिस्टोरिकली गोवा में जो ये बारिश होता है, ये यहाँ के जो टैंक्स बोलते हैं हम, इसमें फिल हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और इसके बाद जब एग्रीकल्चर शुरू होता है, इसी टैंक से पानी को लेकर फिर एग्रीकल्चर होता है। और यहाँ का मेजर क्रॉप पैडी है, और यहाँ पे हाँ मतलब राइस पैडी, तो ये हमारा मतलब स्टेपल क्रॉप है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे वेजिटेबल कल्टीवेशन भी होता है। तो जो भी कल्टीवेशन होता है, इसी टैंक का पानी यूज होके ये कल्टीवेशन होता है। अब ये माना जाता है कि ये जो करम्बोलिम का जो लेक है, ये ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी में बना है ना। और ये भी माना जाता है कि कदम्बा डायनेस्टी जो है, अगर आपको हिस्ट्री का मतलब थोड़ा आप सोचेंगे तो हम ये चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका मतलब काफ़ी सारे डायनेस्टी, वैसे कदम्बा डायनेस्टी भी है। तो ये कदम्बा डायनेस्टी के टाइम पे इसका निर्माण हुआ था, और इसको डेवलप करते करते आज जो यहाँ पे स्थित है, इसको करमली या करम्बोलिम लेक बोलते हैं। तो अब लेक है, पानी हो गया, पानी है तो ऑब्वियसली हमको सब पता है, जल है तो जीवन है। तो ऑब्वियसली पानी आ गया, तो पानी के साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधे आने लग गए। पेड़ पौधे भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि थोड़े ऐसे पेड़ पौधे हैं जो जमीन पे हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल से हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं। कुछ पेड़ पौधे हैं जो स्पेसिफिकली पानी में उगते हैं। थोड़े ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पानी के अंदर से निकलते हैं, कुछ उसके ऊपर तैरते हैं, फ्लोटिंग वेजिटेशन बोलते हैं। तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के भी वेजिटेशन अवेलेबल है। तो पानी हो गया, पानी के वजह से वेजिटेशन आ गया। अब वेजिटेशन आ गया तो उसके लिए फिर जो एनिमल्स है या फिर बर्ड्स है वो आने लग गए। और करम्बोलिम लेक में जो हैबिटेट बोलते हैं और या जो भी सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में इतना अच्छा न्यूट्रिशन अवेलेबल है, इतना फूड सोर्स अवेलेबल है कि बहुत सारे बर्ड्स ना सिर्फ इंडिया के जो रेसिडेंट है, बल्कि बर्ड्स जो रशिया से, साइबेरिया से, इवन फ्रॉम मिडल ईस्ट, ईरान, इजराइल, ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह से जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके, यानी कि ट्रैवल करके इधर आते हैं। आप सबको पता है कि गोवा इज अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। माना जाता है कि इट्स अ टूरिस्ट हब, इट्स अ पर्ल ऑफ द ओरिएंट बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। तो ये टूरिज्म ना सिर्फ इंसानों के लिए है, पर बर्ड्स के लिए भी गोवा एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब है। और बहुत तरह के चिड़िया आते हैं गोवा में। गोवा में फिलहाल 487 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड पाए जाते हैं। 487 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स गोवा में पाए जाते हैं। उस 487 के अंदर 280 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आप जहां खड़े हैं इसके आजू बाजू में रिकॉर्ड किया गया है पिछले 30 से 40 साल के बीच में। सो 280 स्पीशीज। तो अभी ऐसा है कि बर्ड्स काफी डिफरेंट टाइप के बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं। कुछ चिड़िया है जो ज्यादा उड़ नहीं पाते हैं, कुछ चिड़िया है जो बहुत दूर उड़ते हैं, कुछ चिड़िया है जो बहुत अच्छा से चलते हैं, कुछ चिड़िया है जो ज्यादा अच्छे से चल नहीं पाते हैं, कुछ चिड़िया है जो बहुत अच्छा तैरते हैं, कुछ चिड़िया है जो पानी के अंदर डुबकी मार के भी अपना खाना ढूंढते हैं। तो चिड़िया बहुत टाइप के होते हैं। अभी बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि चिड़िया और जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के जो कॉल्स रहते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि थोड़ा तो अभी ये काम हम करेंगे कि अभी हम 1-2-3 मिनट साइलेंस में रहेंगे और हमारे आजू बाजू में इंसानों का आवाज छोड़ के और क्या क्या आवाज आ रहा है इसको थोड़ा महसूस करने का कोशिश करते हैं। राइट, तो लेट अस ऑल बी साइलेंट और सुनने का प्रयास करते हैं कि हमको क्या क्या आवाज सुनाई दे रहा है। सो ऑन माय काउंट लेट्स बिगिन लिसनिंग। या फोन बंद कर। और जब आप सुन रहे हैं एक और एक्सरसाइज कीजिए कि जो आपको जो आवाज आ रहा है, ट्राई काउंटिंग
how many different types of sounds you can hear as well. Not human sounds, not human made sounds, natural sounds. So please try listening to that and try counting. मैं भी गिनूंगा, आप भी गिनेंगे, देखते हैं कौन कितना गिन पाता है. ओके सो कोई क्या मुझको वॉलंटियर करके बता सकता है कि कितने डिफरेंट टाइप्स के आपने नेचुरल कॉल सुने? 20 समथिंग. सॉरी 8. Even I heard 7. I heard 11. मैं सब बताऊंगा एक एक करके. 11 I heard. कम से कम 10-11 और कोई है? 8 ऑलमोस्ट 20. 20 किसने बोला? 20 वाला. नहीं 20 आई एम रियली इंट्रिग्ड. 20 किसने बोला? हम दोनों ने पहले बोला. बढ़िया बढ़िया. तो मुझे 18 सुनाई दिया, तो मुझसे ज्यादा और 2 सुनाई दिया, तो रियली गुड, रियली वेरी गुड जॉब दैट यू हैव डन. यस. तो यहाँ पे हमने बहुत टाइप्स के कॉल सुने हैं. तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चिड़िया इधर पे है, तो चिड़िया का क्या कॉल है, और आपने जो सुना ना आप उसको ना क्या कहते हैं रिलेट कर पाएंगे. यस यस. अच्छा, और मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप में से कितने लोगों को ब्रेल पढ़ना आता है? सबको आता है. वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी. तो हमने क्या किया है कि हमने एक रिसोर्स जनरेट किया है जिसमें बर्ड्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, 24 डिफरेंट स्पीसीज जो यहाँ पे इस सराउंडिंग में हमने रिकॉर्ड किए हैं. इस बर्ड्स के नाम है, उसका साइज हमने बताया विथ रिस्पेक्ट टू हमारा हाथ का साइज, मतलब या फिर पैर का साइज. ऐसे कोई सेंटीमीटर वगैरह में कुछ नहीं है, ऐसा ही है जो मतलब इजीली हम समझ सकते हैं. फिर ये जो आप बता रहे थे कॉल्स आ रहा है, तो हमने कॉल को भी डिस्क्राइब किया जो आप समझ सकते हैं. तो पहले हम एक एक करके शुरू करेंगे. मैं एक एक करके आपको बर्ड्स का नाम बताऊंगा और फिर आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और यू कैन गो थ्रू दैट. तो मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं. तो पहले मैं एक एक करके आपको नाम बताऊंगा, उस चिड़िया के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, और मेरे साथ जगन्नाथ मेरे पार्टनर हैं. तो वो क्या करेंगे कि वो मैं जब भी आपको किसी भी बर्ड के बारे में बताऊंगा और उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके एंड पे उस चिड़िया का जो कॉल है वो हम प्ले करेंगे, और आप रिलेट कीजिए कि आपने जो सुना और जो हम आपको स्पीकर से सुना रहे हैं, ये क्या सेम है या डिफरेंट है. ठीक है? ओके. Okay. All the deaf, yeah. Please make a section there. All the deaf, please come make a section to my left. Yeah. Okay. Now, people with low vision, okay, persons with low vision, please raise your hands. Persons with low vision, please raise your hands. Please raise your hands. Okay. Follow my voice. Follow my voice and come forward, please. Follow my voice and come forward. Okay, 1 second. No crosstalk. Leon, can you say hi? Okay, please follow Leon's voice and just follow him. People with low vision. Only people with low vision. Okay, if you have total blindness, please stay back. Okay? Okay, now people with total blindness, please raise your hands. Total blindness. Okay. Alright. Now, few instructions for you guys. Okay? You guys are asked to talk slowly. I'll tell you why. If you talk too loud, birds fly away. Alright? Okay. Now, what's going to happen is we have our team here. Okay? They would explain how things are going to be. So do you think this movie? No. So with us we will have the volunteers. Okay, so just 1 second, please wait. हाँ एक मिनट बताता हूँ. Okay, section 1 volunteers, please come. Okay.
Section 2, Jagannath. Sir, here is from Forest Department. We have Nitesh and we have Suresh. There are two representatives from the Forest Department. And then we will तो अभी हम बर्ड सेंचुरी में हैं और यहाँ पे हम करमली लेक पे हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारा सफ़र शुरू हो गया, तो यहाँ पे दोस्त आए हुए हैं काफ़ी, कुछ लोग हमें जानते हैं, आपको भी जानते हैं। आकाश जी हमारे साथ हैं। आकाश जी, क्या देखने आए हैं? हम लोग यहाँ पे बर्ड वॉचिंग करने आए हैं, जहाँ पे हमने जैसे एंट्री मारी वैसे बर्ड्स की आवाज़ें सुन रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा है। हम दिनेश जी को मिले हैं, दानिश जी को मिले हैं, यहाँ पे मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पर्पल फेस्ट में क्या एक्साइट कर रहा है आपको? पर्पल फेस्ट में जो एक्टिविटीज जो हमने कभी सोची नहीं थी, जो कि बर्ड वॉचिंग है या तो फिर एक्सपीरियंस जोन, ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज है, उनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। तो मॉर्निंग का समय है, एटमॉस्फेयर जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द पर्पल फेस्ट। इस तरह की एक्टिविटीज कितनी इम्पोर्टेंट है? ये इस तरह की एक्टिविटीज जो है अलग अलग एक्सपीरियंस करती है और लोगों को इकट्ठा लाती है, एंड दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा लगा। ये हमारे विनोद जी है। हाय, हेलो, विनोद जी क्या हाल है? मजे में है, रात जग के निकली है। कैसा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ का एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर थोड़ा हीट है लेकिन ओके, एकदम हीट लग रहा है आपको? हाँ, ये विनोद ऑलरेडी हॉट है ना, तो हीट लगेगा उनको। सही बात है, ज्यादा हीट है। आप मैम अपने बारे में बताओ। हाय, आई एम सरला फ्रॉम मुंबई। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? एकदम बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है। पर्पल फेस्ट एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा। एक्चुअली ये गोवा में हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छा है, क्योंकि गोवा तो वैसे भी है ना बहुत प्रेजेंट होता है हम इसमें। कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है आपको? अभी तक तो मुझे ये वाला बर्ड का ये न्यू लग रहा है, अदरवाइज तो एक्सेस इंडिया का ही कल तक हमने वो देखा था, तो वो सारी चीजें काफी अलग अलग एक्टिविटीज है। आज शंकर महादेवन सर आने वाले हैं रात को। हाँ, अरे वो है, और इसका अपना उड़ान के शो का भी वेट कर रहे हैं कि वो कैसा होगा। अभी आज के तो बहुत सारा और पूरा एग्जीबिशन वगैरह सब कुछ होने वाला है, तो बहुत एक्साइटेड है। अभी एससीजी में जाके मजेदार बात ये है कि उड़ान का जो शो होने वाला, हमें उसका कोई आइडिया नहीं है, शायद वो डिफरेंट उड़ान है। नहीं, वो जो ग्रुप है ना, म्यूजिक ग्रुप उड़ान, उसका शो है वो। केवल हाँ, केवल वाला। बढ़िया। तभी काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे। हाँ। नहीं, मेरा हस्बैंड खुद बोल रहा है कि रेडियो उड़ान का शो है क्या? बोलिए रेडियो उड़ान वो भी अपना ही है, सारे लोग अपने ही हैं। देखो भाई, दुनिया ही आगे चलते। नमस्कार राजा साहब। राजा साहब कैसे लग रहा है? एकदम बढ़िया। तो ये आप काफी एक्साइटेड थे इसको लेके, बर्ड वॉकिंग को लेके, क्या खास आपको इसमें? बर्ड वॉचिंग को देखते हैं। तो ये साथ में मोबाइल चलाया हुआ है आपने, वहाँ पे भी गाने सुन रहे थे सर। अच्छा, गाने सुन के एंजॉय किया जा रहा है। यस सर, बढ़िया मजेदार। तो आप देख रहे हो इस तरह की मस्ती हो रही है। मुंबई का पूरा ग्रुप है, तो काफी लोग हैं, तो आगे भी बात करेंगे और जो भी एक्टिविटीज होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे।